हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए क्लासेस। और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका टोटली बेस्ड होगा आपके सिलेबस के और एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये उत्तराखंड लेक्चर के लिए है। हालांकि जो क्वेश्चंस है वो किसी और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सिलेबस सबका सेम होता है। लेकिन इसका जो मेन फोकस है इन क्लासेस का वो है आपके स्क्रीनिंग, उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, तो उसी एग्ज़ाम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटली रहेंगे। ठीक है, और आपका रिव्यू इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर पॉजिटिव रिव्यू आता है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे वीडियोस आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को तो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि क्या रहता है पैटर्न। क्वेश्चंस का रेशियो, क्वेश्चन किस कितने होते हैं किस सेक्शन से, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीएस की बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं आपके जीएस के, और उत्तराखंड जीके के 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन एंड हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन। तो ये बेसिकली आपका पूरा पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, और इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग लगते हैं या नहीं। क्योंकि जो ये पूरा पेपर डिज़ाइन किया गया है, ये जो क्लासेस बनाई गई हैं वो टोटली सिलेबस पर बेस्ड ही हैं। तो आपका रिव्यू इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की पहली आदिवासी लाइब्रेरी कानू किस राज्य में खुलने वाली है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको जो जीएस है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एज वेल एज आपका नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इन विच स्टेट इज साउथ इंडियाज फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी कानून सेट अपॉन, यानी कि कहाँ ये खुला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका अगर मैं राइट आंसर आपको बताऊं तो राइट आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, तो ये कर्नाटका के चामराजनगर में ये खुला हुआ है। बेसिकली जो आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है, ठीक है, वहाँ उनकी तरफ से ये खोला गया है। ठीक है, और अगर मैं कानू वर्ड की बात करूँ, ये जो कानू शब्द है इसका मतलब क्या होता है, कन्नड़ भाषा का एक शब्द है। तो इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है सदाबहार जंगल। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, जो ये लाइब्रेरी खोला गया है, तो बेसिकली अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जो दक्षिण आदिवासी के का जो इतिहास है, ठीक है, वहाँ की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, इसके लिए वहाँ पर ये पहला ज्ञान केंद्र खोला गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, जो कानू लाइब्रेरी है, आदिवासी लाइब्रेरी पहला, वो खोला गया है कर्नाटका में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा, और इस तरह के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड या उससे मिलते जुलते हों वो भी पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, और ये पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शंस हैं त्रिचुपल्ली, कलिकट, सिलचर या फिर वारंगल। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके, त्रिचुपल्ली, कलिकट, सिलचर या फिर वारंगल। पेपर को बायलिंगुअल यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो बायलिंगुअल जो लोग इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, कुछ वर्ड उनको समझ में नहीं आते, तो उनके लिए आप इंग्लिश का सेक्शन देख सकते हैं, और हिंदी वालों के लिए हिंदी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन सेकंड, और इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो निवाहिका वेब पोर्टल है वो जो है वो कलिकट में शुरू किया गया है, और ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसे लॉन्च किया है, और वो कहाँ पर स्थित है, कालीकट में। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंपल इसका जो उद्देश्य है वो है डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, उसको रेवोल्यूशनाइज करना। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन एनवायरमेंट एस्पेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट। ठीक है, जब जीडीपी की गणना में एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं
उनको ध्यान में रखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? बेसिकली इसका एक वर्ड है, उसी को आपको आंसर करना है यहाँ पर। क्या इसे सोशल अकाउंटिंग कहा जाता है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है, ग्रीन अकाउंटिंग या फिर हरित लेखांकन, या फिर आर्थिक या फिर इकोनॉमिक अकाउंटिंग? ये चार ऑप्शन है आपके पास, ये आपको बताना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीन अकाउंटिंग। ठीक है, ग्रीन वर्ड से याद रखना, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है और उसमें जो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है ग्रीन अकाउंटिंग, या फिर सिंपली इसको ग्रीन जीडीपी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काली बंगन में है, काली बंगन इज इन कहाँ है, बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, सिंध या फिर महाराष्ट्र। तो काली बंगन की बात करें तो ये बेसिकली राजस्थान में स्थित है। ठीक है, काली बंगन एक टाउन है जो कि सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में आता है। ठीक है, और ये राजस्थान में स्थित है। और ये है क्या बेसिकली, तो बेसिकली ये जो प्री हड़प्पन था, या फिर जो हड़प्पन सोसाइटी थी, ठीक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता थी, उस समय का यहाँ पर जो है अवशेष या फिर वहाँ पर वो मौजूद है। ठीक है, तो उस समय के जो कल्चर थे प्री हड़प्पन या फिर हड़प्पन, उन दोनों के बीच का ये एक कह सकते हैं ट्रांजिशन शो करता है कालीबंगन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन हैं राजस्थान, केरल, उत्तराखंड या फिर यूपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड को। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो इसमें 2023 और 24 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड जो है वो टॉप पर है, पहला स्थान इसको मिला हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, कौन से साल में ये डिक्लेयर किया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2005। ठीक है, 2005 में ये पूछा गया, सॉरी इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये है कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में है और ये नॉर्थ चमोली में आता है। ठीक है, चमोली के नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है या लोकेटेड है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो इसका जो एरिया है वो 87 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसका जो फैलाव है मतलब। और इसको डिस्कवर कब किया गया था, तो वो किया गया था 1931 में। किसके द्वारा किया गया था? बेसिकली कुछ माउंटेनियर्स थे जो कि ब्रिटिश थे, और उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम। और अगर मैं बात करूं कि किसके लीडरशिप में किया गया था, तो ये किया गया था एस स्मिथ करके एक माउंटेनियर थे, उन्होंने ये करा था। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यूनेस्को से क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, और जितने भी ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे, उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जीएस के अंदर। ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड, या उनको दोनों को मिला जुला के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूनेस्को की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। और ये जो फाउंड हुआ था, यानी कि ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 16 नवंबर 1945 में। और अभी प्रेजेंट में इनके जो करंट हेड हैं, ठीक है, चीफ जो हैं अभी, वो हैं ऑड्रे ऑजोले। ठीक है, कौन है? ऑड्रे ऑजोले। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यूनेस्को का अगर हम सिंपल फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन एंड मैन? शिक्षा और मनुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? ये बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, और मतलब उसी सेक्शन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट, जो भी
साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं, रिटन बुक्स है या उनकी जो थ्योरीज हैं उस पर क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रोबेल। कौन थे? फ्रोबेल। देखिए अगर हम बात करें फ्रोवेल की, तो फ्रोवेल कौन थे? फ्रोवेल जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे। और कई बार एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन, तो वो भी कौन थे? फ्रोवेल ही थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा इसका फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एरियाज आर इंक्लूडेड इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? ठीक है, अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के एजुकेशन के सेक्टर में या वैसे भी, तो उससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ज़रूर आते हैं। ठीक, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्र शामिल हैं, कितने एरियाज शामिल हैं? तो ऑप्शन है 3, 8, 9 या फिर 10। तो देखिए इसमें जो एरियाज़ की बात की गई है वो 3 मेजर एरियाज़ इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अगर मैं इनके नाम की बात करूं तो ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1 एरिया। दूसरा है डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। थर्ड है हमारा डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये 3 एरियाज़ पर इसमें बोला, मतलब ये 3 एरियाज़ है जो इंक्लूड होते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, इसके अगर हम मोटो की बात करें तो इसका जो सिंपल मोटो है वो है पावर टू एम्पावर। क्या है? पावर टू एम्पावर। लॉन्च कब हुआ था? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो लॉन्च ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने पिलर्स हैं? 3। सॉरी, कितने एरियाज हैं अगर पूछा जाए तो वो 3 होंगे, और अगर इसके हम पिलर्स की बात करें तो वो 9 पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 9 पिलर्स की बात की गई है। ऑफिशियल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 9, लेकिन इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स वॉज स्टार्टेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, और ये करंट अफेयर्स का के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। जैसे कि 2024 का जो ये अवार्ड है वो किन टीचर्स को मिला, या फिर उत्तराखंड से किस टीचर को मिला है, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर ये अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब से ये जो अवार्ड है वो देना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? ये किया गया था 1958 में। करेक्ट। और अगर मैं बात करूं इसमें इस बार 2024 में जो ये अवार्ड दिया गया है वो कितने टीचर्स को दिया गया है? तो टोटल 50 टीचर्स को ये दिया गया है। ठीक, और उत्तराखंड से अगर मैं बात करूं तो कुसुम लता गरिया, ठीक है, ये उनका नाम है। उत्तराखंड के टीचर की अगर मैं बात करूं तो कुसुम लता गरिया, इनको ये दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, और उत्तराखंड से किसे दिया गया है? कुसुम लता गरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज रिटन बाय whom? अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन से अर्नस्ट बाकर, टी.एच. ग्रीन, माइकल सिकार्टिस या फिर हेरोल्ड जे लास्की। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका हेरोल्ड जे लास्की। इन्होंने ये बुक लिखी थी अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ हेरोल्ड जे लास्की की, तो ये बेसिकली इंग्लिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन आर अंशु गुप्ता, मलाला यूसुफजई, मेधा पाटकर या फिर कैलाश सत्यार्थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी। तो बेसिकली ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? ये किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी से। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला तो ये कि ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है वो 1980 में स्टार्ट किया था। ठीक है,
और इसका जो मकसद था या इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो सिंपली इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो ये जो था वो था जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं, ठीक है, उसको लेकर ये शुरू किया गया था। ये जो मूवमेंट है वो चिल्ड्रंस की राइट्स को लेकर शुरू किया गया था। और इसका जो विज़न है वो है चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी। तो ये था, इसमें कई सारे कैंपेन भी हुए जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कैंपेन की बात करें तो जो सबसे शुरुआती कैंपेन हुआ था वो था चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया, ठीक है, जो कि 1986 में हुआ था, करेक्ट। तो 1986 में जो पहला कैंपेन इस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ था वो हुआ था चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया। इसके बाद राइट टू एजुकेशन का जो था वो 2001 में स्टार्ट हुआ, राइट टू एजुकेशन कैंपेन अगर हम बात करें तो। इसके अलावा चाइल्ड डोमेस्टिक कैंपेन था। इसके अलावा मुक्ति कैरावान करके एक कैंपेन स्टार्ट किया गया। मुक्ति कैरावान बेसिकली ये है कि कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग और क्या फोर्स्ड लेबर, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या फिर जो फोर्स्ड लेबर है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट हुए थे। इसके अलावा एक और ऐसा कैंपेन है इसके अंतर्गत जैसे जो कि इम्पोर्टेंट है, मिसिंग चिल्ड्रन कैंपेन, ठीक है। तो ये सारे कैंपेन इस बचपन बचाओ आंदोलन या फिर जो बचपन बचाओ आंदोलन है उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉ इज रिलेटेड टू कैट एज हूफ इज रिलेटेड टू होम, ठीक है। जैसे पंजा बिल्ली से संबंधित है, बेसिकली ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं और आते भी हैं, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि पंजा बिल्ली से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खूर संबंधित है, ठीक है। खूर क्या होता है? खूर बेसिकली जो हॉर्स है, हॉर्स घोड़े की नाल बेसिकली हम कह सकते हैं, हॉर्स शू। तो हूफ इसे कहते हैं। तो जिस तरह से मतलब जो पंजा है, ठीक है, पंजा वो घोड़े के पंजे को कहते हैं खूर, ठीक है। तो घोड़ा इज द राइट आंसर, ठीक है। मेमना नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, शेर नहीं होगा, घोड़ा इज द राइट आंसर। यानी कि हॉर्स से रिलेटेड क्या है? हूफ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा गया है कि देखो दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बेसिकली कौन सा इसमें गलत होगा। तो थोड़े से इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरह के सीरीज़ वाले क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए 6 और 18 के बीच का एक जो पैटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 6 3 ज़ा 18, ठीक है। यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म 18 आ रहा है। 18 को अगर हम 2 से करें तो 36 आ रहा है। अगेन 36 को 3 से करें तो 108 आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे नंबर को 2 से करो, नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर थर्ड नंबर को 3 से करो, नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर 2 से करो, यानी कि 3 2 3 2। ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है इसके जो ये रिलेट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं अगर इसके आंसर की बात करूँ तो 1290 ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 होगा, फिर 36 का ये 3 हो जाएगा, फिर 108 का 2 टाइम्स होगा, फिर 216 का इनके 216 का 3 टाइम्स 648 होता है 648। बट 648 का 2 टाइम्स 1290 नहीं होता है, ठीक है। अब इसका डबल करके देखेंगे तो ये 1290 नहीं बन रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर पैटर्न जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो, मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या वो गलत होगी, वो 1290 मतलब 1290, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इस वाक्य में बहुत शब्द में कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंदी का क्वेश्चन है और हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके टोटल रहते हैं, कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा परिणामवाचक, ठीक है। कैसे? देखिए परिणामवाचक भी दो तरह के होते हैं। एक तो निश्चित जो होता है, यानी कि जो होता है जैसे 1 kg, ठीक है, उसका जो वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन बहुत की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। बहुत वर्षा, कितनी वर्षा, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब वो अनिश्चयवाचक परिणामवाचक में आएगा।
लेकिन वो तो दिया नहीं गया है, लेकिन परिणामवाचक तो दिया गया है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, वह कवि जो तत्काल रचना कर दे, यानी कि वो तुरंत अपनी रचना बना ले, ठीक है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, ऐसे कवि का एक नाम दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? सुकवि, महाकवि, आसु कवि या फिर राष्ट्रकवि। तो राइट आंसर इसका होगा आसु कवि, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना रिव्यू ज़रूर देना, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। आने वाले टाइम में टोटली आपके सिलेबस पर बेस्ड और भी इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो आते रहेंगे। और बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो आपको मेन पैटर्न से रूबरू करवाना, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस के टाइप्स होंगे वो करवाना। और चूंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, तो उस आने वाले समय में ये क्वेश्चंस और भी ज़्यादा और भी अच्छे लेवल के और टोटली आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे। अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी भी ग्रुप में। तो ये है, और इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।